मेरा जो एंड पे एम वो ये है कि आप इंडिया की बात करते हैं, आपको पता है कॉल सेंटर्स वहाँ बनते हैं, बीपीओ की बात करते हैं, आपको जहन में फ़िलीपींस आता है, किसी टॉप के हैकर की बात करते हैं, आपके दिमाग में फ़ौरन यूक्रेन आता है। तो द टाइम शुड कम कि आपके दिमाग में अमेज़ॉन आए या ई कॉमर्स आए, पाकिस्तान फुल स्टॉप। यानी पूरी दुनिया के गोरों को, पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि जब भी आपने अमेज़ॉन पे कोई काम करना है तो पीछे एक पाकिस्तानी ही मिलेगा आपको। कपल ऑफ बिलियन डॉलर की एक अपॉर्चुनिटी है, कपल ऑफ बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आ जाएगा और आराम से आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लेटफॉर्म का मकसद ये था कि लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं और लोग हो रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज, लोकल पाकिस्तानीज आपस में इंगेज हो रहे हैं, आपस में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आपस में मिल के बिजनेस कर रहे हैं। सीख यहाँ इस पूरे प्लेटफॉर्म से ही रहे हैं वो। मेरा पूरा ट्रेनिंग मटेरियल है, कोर्स है बेसिकली वो A to Z, चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें काफ़ी सारे इनकम के प्रोसेसेस हैं। अमेज़ॉन से ऐसे कमाना है, शॉपिफाई से ऐसे कमाना है, ईबे से ऐसे कमाना है, एफिलिएट से ऐसे कमाना है, किंडल से ऐसे कमाना है। पूरा कोर्सेस बने हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर बने हुए हैं और 90% लोगों ने वो कोर्स फ्री में लिया हुआ बेसिकली। सिर्फ 10% हैं जो पे करते हैं। पाकिस्तान में जब मैं आया था उस वक्त लोग अमेज़ॉन पे बिज़नेस करते थे और हर शख्स खामोशी से बिज़नेस करता था। कोई किसी को नहीं बताता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। लोगों को डर था कि मैंने बता दिया तो इसने भी एंड में वही प्रोडक्ट्स बेचने जो मेरे पास हैं। फॉर एग्जांपल कराची में जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं ज़्यादातर लेदर जैकेट्स बेचते हैं ऑनलाइन। तो अगर वो एक शख्स बता दे किसी को कि मैं लेदर जैकेट बेचता हूँ तो उसके बाद भी अब लेदर जैकेट ही रह गई बेचने के लिए। तो मार्केट सैचुरेट हो जाती है जब आपके पास प्रोडक्ट एक होती है। एक ये वजह थी लोगों की आपस की स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ना होने की। लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। हर शख्स चाहते हैं कि मेरा मसला हल हो जाए। ये था कल्चर। एक्सट्रीम कॉमर्स के आने के बाद 3 साल में वो कल्चर पूरा चेंज हो चुका है। वो कल्चर इतना पावरफुल इकोसिस्टम, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि एक नया आने वाला लड़का या लड़की भी अगर प्लेटफॉर्म पे आके एक सवाल कर दे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो वो सारे मेंबर्स इसको गाइड करते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये आपका पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। अगर कोई शख्स टेक्निकल किसी उस इशू में फंस चुका है कि इसका सोल्यूशन चाहिए, मेरा टैक्स का मसला है, टैक्स कैसे पे करना है, उसके क्या मसाइल हैं, राइट अवे मेंबर्स उसको गाइड करना शुरू कर देंगे। तो एक ये इस वक्त पूरे रीजन के अंदर इंडिया के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बांग्लादेश के पास नहीं है, श्रीलंका के पास नहीं, उन सब के पास अमेज़ॉन है। इंडिया के पास अमेज़ॉन भी है, पेपैल भी है, श्रीलंका के पास अमेज़ॉन भी है, पेपैल भी है। लेकिन आप ऑनलाइन चले जाइए upworks.com के ऊपर, fiverr.com के ऊपर, आपको इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स अमेज़ॉन FBA से रिलेटेड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मिलेंगे। श्रीलंकन तो बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे, बांग्लादेशी फिर मिलेंगे लेकिन बहुत कम है। पाकिस्तानी तो आपको भरे हुए मिलेंगे पूरे अपवर्क्स के ऊपर कि जी हमसे काम करा लो, सर्विसेज करा लो, रैंक करा लो, कीवर्ड करवा लो। ये सब 3 साल के अंदर अंदर हुआ है। अब वो इतनी स्पीड के अंदर नॉलेज आया है पाकिस्तान के अंदर, तो बस मेरा यही काम था, इकोसिस्टम क्रिएट कर दो। और मेरी सेकंड स्ट्रेटजी ये थी कि पूरी दुनिया के चक्कर काटते रहो। बस मैं पूरी दुनिया के चक्कर काटता था, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं बताता था कि आपने क्या करना है। पाकिस्तान वालों को मैं बताता था आपने ये करना है। औरतों को मैं बताता हूँ आपने ये काम करना है। बच्चों को मैं कहता हूँ आपने ये काम करना है। मेरा काम था सबको फिट कर दो। डिफरेंट एज ग्रुप्स, 40 साल का शख्स या 50 साल का शख्स वो क्या कर सकता है, नहीं उनको मैं कहता हूँ आपने नहीं सीखना, ये आपके बस की बात नहीं है। आपने सिर्फ ये काम करना है कि एक लड़का पकड़ना है, नौजवान, और उसके पार्टनरशिप करनी है आपने उसके साथ। तो मैंने स्ट्रेटजीज क्रिएट की सबके लिए, हर एज ग्रुप के लिए। ओवरसीज़ वालों की मेरी स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उनको नहीं कहता आइए सीखें ये बिज़नेस, मैं कहता हूँ आपने सिर्फ आइडिया बनानी है, पार्टनरशिप्स करनी है, दोनों भाइयों ने मिल के स्टार्ट करना है ये बिज़नेस।
एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अमेज़ॉन की आईडी बनाता है, पेपैल बनाता है और पाकिस्तानी पार्टनर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं। ट्रस्ट कैसे होगा इसके अंदर? तो बनती है वो उस अमेज़ॉन की आईडी या पेपैल की आईडी को पहले एक कॉर्पोरेशन में अपग्रेड किया जाता है और वो कॉर्पोरेशन जो है उसके अंदर दोनों पार्टनर्स के नाम होते हैं। पाकिस्तानी पार्टनर का भी नाम होता है, अमेरिकन पार्टनर का भी नाम होता है उसके अंदर। दोनों पार्टनर मिल के एक लीगल पेपर ऑपरेटिंग एग्रीमेंट बनाते हैं सबसे पहले और उस ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि जब आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं मुल्क से बाहर तो लाइए उसके पैसे दिखाएं कि आपने क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए हैं। क्लाइंट को बोलें पैसे अभी आपके बैंक में डालें, तब ये एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिलेगी आपको। तो वो बेसिकली हमारे केस में क्लाइंट एग्जिस्ट नहीं करता। हम तो ई कॉमर्स बिजनेस वाले हैं, हमारा ही सामान है, हमारी ही दुकान में जा रहा है, अभी वो दुकान तक तो पहुंचने दें उसको। हमारी दुकान तो यहाँ है नहीं, हमारी दुकान तो वहाँ पर है। वो दुकान में जाएगा तो बिकेगा तो पैसे आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि उस क्लाइंट को बोलो कि पैसे अभी दे। क्लाइंट एग्जिस्ट नहीं करता, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो उससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट बंद हो गई। हमने वो सारे पूरे प्लेटफॉर्म के मेंबर्स ने सारा सामान फैसलाबाद से ख़रीदना बंद कर दिया और चाइना से ख़रीदना शुरू कर दिया। चाइनीज सीधा एक्सपोर्ट करके FBA तक, अमेज़ॉन तक सामान पहुंचा रहे हैं आपके। सेकंड प्रॉब्लम ये आया कि अगर मनी पाकिस्तान लैंड होना शुरू हो जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे चाइनीज़ सप्लायर को देने नहीं देती कि चाइनीज़ सप्लायर को पैसे क्यों दे रहे हैं आप। तो उधर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उधर पैसे नहीं दे पा रहे। तो वो लड़कों ने फिर क्या किया, पैसे पाकिस्तान लाने बंद कर दिए। जिसने श्रीलंका से अकाउंट बनाया उसने पैसे श्रीलंका में रख लिए, जिसने इंग्लैंड से अकाउंट बनाया उसने पैसे इंग्लैंड में रख लिए। तो पैसा पाकिस्तान आ नहीं पा रहा, जबकि मेरा गोल था कि $1 बिलियन पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में लेकर आना है और FBR उनको बाकायदा रिकॉर्ड करे एज अ रेवेन्यू और एज अ इनकम फॉर ईच इंडिविजुअल। ये मेरा ड्रीम था जो मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से मैं इंटरप्ट हो गया हूँ, मैं इस प्रोसेस में फंस चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन हो और वो ये समझें इन प्रॉब्लम्स को और उस सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश करें। ई कॉमर्स की दुनिया में मुझे आए हुए 11-12 साल हो गए हैं, क्योंकि मैंने 2009 से स्टार्ट किया था। इंग्लैंड में ऑफिस खोला, अमेरिका में वेयर हाउसेस खोले, पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाई। तो पूरी वर्ल्ड वाइड मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता रहा हूँ और बहुत बुरी तरह से फेल भी हुआ हूँ। 2 बार मैं बीच में बैंकरप्ट हुआ उस पूरे प्रोसेस के, पूरे सेटअप को बनाते बनाते। तो फिर फाइनल जब मुझे थोड़ी होश आई या अकल आई, जब मुझे समझ आई कि चीज़ें कैसे चलती हैं या कैसे चलाना चाहिए था, तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। फाइनली आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, आई वुड से 2016। मैं $1 मिलियन बेच रहा हूँ इस वक्त, जो कि पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपये महीने का बनता है और साल का बन जाता है 200 करोड़ रुपये। तो ये साल का 200 करोड़ मैं खुद बेचता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, FBA के ऊपर बेच रहा हूँ। और मैंने सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि मैंने हर अकाउंट, हर अमेज़ॉन की आईडी के पीछे एक CEO बिठा दिया। बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि मेरी अगर कभी आप घंटा थ्योरी वीडियो देखें कि उसमें मैं ये कहता हूँ कि अपने घंटे मत बेचिए, दूसरों के घंटे ख़रीद लीजिए। तो मैं अपने घंटे बेचना नहीं चाहता, मैं दूसरों के घंटे ख़रीद लेता हूँ। अगर मैं अपने घंटे बेचना शुरू कर दूँ तो मैं कभी भी 200 करोड़ ना बेच पाऊँ, मैं तो 2-3 करोड़ ही शायद बेच पाता। तो अब मैं दूसरों के घंटे जब ख़रीद के काम करता हूँ तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाती है उससे। एक तो मेरा ये इस वक्त चल रहा है। फिर इसके अलावा अब मैं प्योरली एज अ इन्वेस्टर काम करता हूँ, मैं प्योरली इन्वेस्टर हूँ। मैं अब बिजनेसेस नहीं करता, बल्कि अब मैं बिजनेसेस ख़रीदता हूँ। मेरे पास पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी फैक्ट्री है और मेरे स्टूडेंट्स पौधे बनाए जा रहे हैं, अमेज़ॉन के एसेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अकाउंट बनाए जा रहे हैं। और जिसका पौधा बड़ा हो जाता है मैं उसको फ़ौरन मैसेज करता हूँ कि मैं ये पौधा ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं हूँ इसका बायर। तो मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट्स से कोई $1 मिलियन की, यानी ऑलमोस्ट अभी 9 करोड़ तो मैं दे चुका हूँ। जो 9 करोड़ के मैंने पौधे ख़रीदे हुए हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। और मज़ीद अभी मेरे पास कैपेसिटी है 7 करोड़ की, जो कि मैं फ़िनिश कर दूंगा, क्योंकि मेरा $1 मिलियन का गोल था कि मैंने $1 मिलियन
अपने स्टूडेंट्स के साथ लगाना है। मेरा बस यंग लोगों के साथ मैं काफ़ी इंटरेक्ट किया है, तो मेरी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंसेस भी हुए मेरे। यंग लोग मैंने अपनी ज़िंदगी के मैं अगर 1992 से भी काउंट करूँ कि मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ के प्रॉब्लली 25 साल तो लग गए मेहनत करते करते। तो यंग लोगों का थोड़ा सा लैक ऑफ पेशेंस मुझे नज़र आता है, और वो चाहते हैं कि जल्दी कुछ हो जाए। तो मुझे उनको एजुकेट करना पड़ता है कि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले सब्र करना सीखें। सब्र एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो पहले सब्र करना सीखें, और सब्र से लगे रहें एक प्रोसेस के अंदर, एक बिज़नेस के अंदर। सेकंड, बगैर मेंटोर के कोई भी बिज़नेस आप लाइफ में करने जाएंगे उसके फेलियर के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। अगर आप बगैर मेंटोर के, आपने मिठाई की दुकान खोलनी है तो आप मिठाई की कोई टॉप गुरु को मार्केट से उठा के लाएं, उसको बोलें कि आप पैसे ले लें, मुझे गाइड करें मिठाई की दुकान सही तरह कैसे चलाई जाती है। तो दुनिया का कोई भी बिज़नेस करना, उसका कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होता है, उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। किनात पसंदी एक बहुत सीरियस एलिमेंट है जो मुझे इस वक्त यंग जनरेशन में नज़र नहीं आया। एक बच्चा है, वो 50,000 रुपये की उसकी सैलरी नहीं मिलती थी या 25,000 की नहीं मिलती थी, अब वो एकदम ऑनलाइन उसने 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। तो वो अगले साल का उसने गोल सेट कर लिया, जी अब मैं 10 लाख रुपए बनाऊंगा। ना दैट इज़ अनरियलिस्टिक। मैं सबको ये कहता हूँ 20% 30% ग्रोथ का आप गोल सेट कर लें, लेकिन मेकिंग इट लाइक 1000% इज़ गोइंग टू बी अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करें। तो यंग जनरेशन के ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं बार बार उनको बताता हूँ, एजुकेट करता हूँ, और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, क्योंकि जब आप गोरों के साथ डील कर रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो लॉस बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपने सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ के अंदर। इसकी वजह ये है कि आपका क्लाइंट खुश नहीं बोलेंगे, ये लो पैसे भी रख लो, सब कुछ रख लो, ये मैं आपको फिक्स करके दूंगा। दैट्स हाउ वी डू, दिस इज़ हाउ वी डू बिजनेस। हमने गोरों के साथ रह के हमने तो ये सीखा है कि एट एनी कॉस्ट वी नीड टू मेक देम हैप्पी, वी नीड टू कीप देम हैप्पी। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन नेक्स्ट एक इशू है हमारे लोगों का। टाइम की कमिटमेंट सही नहीं करते। आपका मैंने ऑर्डर बना दिया है, बेफिक्र रहिए। गोरे डोंट वांट टू लिसन कि जी बेफिक्र रहिए, वो वैसे ही बेफिक्र हैं। आप उनको नहीं बोलेंगे जी बेफिक्र रहिए। आपने जो टाइम सेट किया, जो डेट सेट की, जो क्वालिटी कमिट की है, आप एग्जैक्ट उस टाइम उस डेट के ऊपर वो क्वालिटी डिलीवर कर दीजिए। ये चीज़ें आएंगी डिसिप्लिन से। तो अभी वो काफ़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को साफ़ करने का जो मुझे सोल्यूशन नज़र आता है वो सिर्फ एक है, वो ये है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो इंजेक्शन लगा दिया जाए उसको एजुकेशन का। वो एक सर्टेन एजुकेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजुकेशन होनी चाहिए, एक सेंट्रल एजुकेशन होना चाहिए। तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो हमारे किंडरगार्टन में जाता है। किंडरगार्टन वाले उसको कहते हैं बेटे स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। तो एक नस्ल के जब ग्रो होती है 15-20 साल के बाद पूरी नस्ल जो है वो स्माइल करती हुई वॉक कर रही होती है रोडों के ऊपर। अब जिस तरह आप जापान चले जाएं, जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो हशर नशर किया था पूरी दुनिया का, लेकिन अभी आप जापानियों को जाके देखें तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को उठा के रखा हुआ था। ये तो ऐसे नहीं लगते, जितनी पोलाइटनेस इनके अंदर है ऐसा नहीं लगता, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो पोलाइटनेस, वो एजुकेशन जो है वो बच्चे के अंदर से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बड़े जो हैं उनको तो आप नहीं फिक्स कर सकते, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बच्चों को फिक्स करना पड़े। जो आने वाली नस्ल है वो उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से एक सेंट्रल एजुकेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करे कि हम चाहते हैं हमारी पूरी कौम का एक एक बच्चा जो इस प्रोसेस से गुजरे, इस एजुकेशन सिस्टम से गुजरे। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए, तो वो बच्चे स्माइल करते हुए बड़े हो जाएंगे सारे। यहाँ भी नज़र नहीं आती हैं चीज़ें।